स्वागत है आपका बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो में। 100 साल पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। मतलब कि बहुत ही अद्भुत संयोग जिसका आप सभी लोग जानते हैं, पर आपके धन के भाव में हो रहा है। ये वाली बात है। 6 ग्रह शुक्र, शनि, राहु, बुध, सूर्य, चंद्र ये सब हैं। इसके साथ साथ सारे ग्रहों की केतु पे दृष्टि कुछ समय के लिए आप ये कह सकते हो साल के शुरुआत में, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा, पर 30 मार्च को क्या है, चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है। मतलब हिंदू वर्ष की शुभ शुभ घड़ी कह सकते हो आपका। ये शुरुआत है, शुभ शुरुआत है। तो आपको जो वर्ष है वो अच्छा हो, शुभ हो, शुभ कामना के साथ ही वीडियो प्रारंभ करते हैं। पर यहाँ पर जो इतने सारे जो ग्रह आए हैं ना, वो धन के मामले में आए हैं, धन के भाव में आए हैं। इसमें से प्रेत योग, शापित योग, मतलब राहु शनि के ऊपर एक वीडियो है, शनि के परिवर्तन के ऊपर भी वीडियो है। पर इसके अलावा इस महीने शनि और बुध का संबंध हो रहा है आपका, शनि और सूर्य का संबंध हो रहा है आपका, शुक्र और बुध का जो कि अच्छा योग है वो भी है, राहु और बुध का संबंध हो रहा है, चंद्रमा और शनि का संबंध हो रहा है साल की शुरुआत में। इसके बारे में बात करेंगे। शुक्र, शनि और राहु का संबंध हो रहा है। तो इन सारे का जो संबंध है ना, इनके नाम तो थोड़े डरावने से लगते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये थोड़े से उतने बढ़िया नहीं है। भैया शनि चंद्रमा फ्रेंड नहीं है, तो इसको हम विषयोग बोल देते हैं। शनि और बुध ऐसे तो दोस्त है, पर शनि का नेचर तामसिक है और बुध हमारी बुद्धि है ना। तो कभी कभी हम इसको धूर्त योग बोल देते हैं। ऐसे ही राहु और बुध जब मिलते हैं तो उसको, बुध हमारी बुद्धि है, राहु जो है वो थोड़ा सा लोभ है, लालच है, और कहीं ना कहीं ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंक है, तो जड़मती योग बोल देते हैं इसको हम, है ना। ग्रहण योग आप जानते ही हो कि राहु और सूर्य मिलेंगे तो ग्रहण हो रहा है, अमावस्या भी हो रही है पहले ही दिन आपके साल के। विषयोग तो बन ही रहा है, साथ में गुप्त संबंध मतलब राहु शनि और शुक्र का मिलना, ये सब है। पर इनका आपके लिए क्या मतलब है, इस पे बात करेंगे। ये सांप का हर कुंडली के लिए, हर चार्ट के लिए उसका अलग एक इफेक्ट है। तो आपके लिए क्या लेकर आएगा। इसके साथ साथ सूर्य जो है 14 तारीख को उच्च के होंगे आपके तृतीय भाव में, आपके सप्तम के मालिक हैं, इस पर भी बात होने वाली है। शुक्र और बुध जो है, जो कि वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी होने वाले हैं, इसके ऊपर बात होगी। इसमें से बुध जो है वो आपके 7 तारीख को मार्गी होंगे, और शुक्र जो है वो 13 तारीख को आपके मार्गी हो जाएंगे। आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह 13 तारीख को। 14 को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में, गुरु आपके चतुर्थ भाव में, और मंगल 3 तारीख को पंचम से छठे भाव में आ जाएंगे, नीच के रहेंगे, दसम का मालिक। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए सारे योग हर कुंडली में एक तो अलग अलग इफेक्ट देंगे, हर चार्ट में अलग अलग इफेक्ट देंगे। डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री में कौन सी दशा महादशा है, यहाँ पर आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। फिर राशि के आधार पर भी ये थोड़ा अलग इफेक्ट देंगे। जैसे कि आपकी कुंभ राशि है तो राहु और शनि का योग उतना बुरा नहीं है, ये एक तरह का नागमणि योग हो। ये आपको धन दे सकता है, पैसा दे सकता है, फॉरेन से लाभ करा सकता है, विदेश से लाभ करा सकता है, आपका फोकस आपकी हेल्थ, फैमिली आदि पे ले जा सकता है। पर जिस तरह से शुरुआत हो रही है, अमावस्या है आपका, है ना, अमावस्या है, पितृदोष बन रहा है, बाकी के कुछ ग्रहण वगैरह हो रहे हैं, तो ये सजेशन है मेरा कि आपको कुछ खुद से नया नहीं करना है। धन का लाभ अपने आप हो जाएगा तो हो ही जाएगा, है ना। ये जो चल रहा है प्रोसेस, उसमें आप जो करते हैं वो ठीक है, पर नया कोई चीज़ परिवर्तन नहीं करना चाहिए आपको। फॉरेन की कोई अपॉर्चुनिटी आज सकती है तो उसको बहुत ही देखकर सोच समझ के आपको जाना है। धन के प्रति भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उसको टाल दे तो ज़्यादा सही है। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रैक्टिकली देख के, लोगों से जो स्पेशलिस्ट है उनकी राय वगैरह जान के तब उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। राहु और शनि का योग, वाणी को भी ख्याल में रखें, क्योंकि वाणी के भाव में इतने सारे ग्रह बन रहे हैं, धन के भाव में, फॉरेन लैंड, विदेश के बारे में। वैसे राहु का शनि योग जो सबके लिए है वो आपके लिए भी है, कि आपका कार्य मतलब शनि, आपका जो कर्म है वो राहु की तरफ जा सकता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंग आप कर सकते हो, जल्दबाजी में कोई गलती कर सकते हो, एक्स्ट्रा लालच है, लोभ है, या फिर कई बार आपको लगता है कि ठीक ही है, सही है, पूरी तरह से जाने बिना। क्योंकि राहु का क्या है, सर है, शरीर नहीं है। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली किसी चीज़ की, आपको सही लग रहा है, पर आपको प्रैक्टिकली उसको जाना नहीं, उन लोगों को या उस जगह को देखा नहीं आपने, और आप चले गए।
इस तरह की गलती आप कर सकते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो राहु शनि का आ गया। और वहीं शनि और बुध का जो योग है वो आपके लिए अच्छा है। ऐसे तो इसको धूर्त योग बोलते हैं, पर आपके लिए शुभ ही बन रहा है, क्योंकि आपके लिए बुध पंचमेश हो गए, शनि लग्नेश हो गए। लग्नेश और पंचमेश का मिलना, इस शिक्षा के मामले में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, विद्या के मामले में आप अच्छा कर सकते हो, आपकी संतान कुछ बढ़िया कर सकती है। स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ हो सकता है जो पहले आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस तरह की जो ये जो है आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि, चक्रा, ये जब होते हैं ना चक्रा मेडिटेशन वगैरह, इन सब में आपकी रुचि है तो उसके लिए भी बढ़िया हो रहा है शनि और बुध का। हालांकि इसको धूर्त योग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि शनि जो है ना थोड़े तामसिक ग्रह हैं, स्लो भी करते हैं चीज़ों को, लालच भी थोड़ा दिखाते हैं, कंजूसी भी दिखाते हैं थोड़ा शनि, एडिक्शन भी दिखाते हैं। तो कई बार व्यक्ति थोड़ा ना लालची हो सकता है, चीज़ों को टालने की कोशिश कर सकता है, वो अपना फ़ायदा तो करना चाहता है पर एफर्ट ज़्यादा करना नहीं चाहता, ये सारी चीज़ देखने में आती। तो ओवरऑल नाम उसको धूर्त योग दे दिया, पर ऐसा कुछ है नहीं कि वो सबके लिए खराब है। पितृदोष, जब सूर्य के ऊपर कोई दिक्कत आती है, सूर्य शनि मिल रहे हैं, सूर्य राहु मिल रहे हैं, उसको पितृदोष बोलते हैं। अब ये जन्म पत्री में हो तो उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। अब ग्रहण में ही बन रहा है या इस महीने बन रहा है, साल की शुरुआत में बन रहा है, तो एक तो ओवरऑल इफेक्ट है। ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि आफत आएगी किसके ऊपर? सरकारों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, ऑथोरिटी के ऊपर। पुराने जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। जो देश का राजा से प्रधानमंत्री है उसके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है। दुनिया में सबसे स्ट्रांग देश हैं जैसे कि अमेरिका है ना, अमेरिका है, ब्रिटेन है, भाई कॉलोनी रहा है उसकी, हर जगह फ्रांस है, ये सब यहाँ पे कुछ हो सकता है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पहले जब इस तरह के योग हुए तो अमेरिका में काफ़ी बड़े बदलाव आए थे, जब केतु कन्या में थे और मीन राशि में राहु, शनि, शुक्र, सूर्य और मंगल थे। हालांकि नक्षत्रों में अंतर था। ये समय था आपका 1968 का, और इस समय मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हुआ था। या इस समय पर राहु और शनि रेवती नक्षत्र में थे। बुध, शुक्र और सूर्य जो हैं, इनमें से बुध और शुक्र पूर्व भाद्रपदा में और सूर्य जो थे रेवती में थे, और राहु और शनि भी रेवती में थे, 3 रेवती में थे। अब क्या है, चंद्रमा रेवती में है आपके, सूर्य, शुक्र और बुध ये उत्तरा भाद्रपदा में है, और शनि और राहु ये जो है पूर्वा भाद्रपदा में है। ये नक्षत्र भी शिव का है, भैरव का है, रुद्र का है, एक तरह से आप कह सकते हो। इसीलिए रुद्र भगवान विष्णु नहीं, रुद्र या भगवान शिव की पूजा करना, भैरव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राहु और शनि के योग की वजह से। तो कुछ कुछ वैसा ही है। अच्छी बात यह है कि इस भाव का जो स्वामी है, जो गुरु है, वो आपके चतुर्थ में रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है। गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, जो चंद्रमा के सबसे प्रिय नक्षत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मतलब पृथ्वी लोक को आप कह सकते हो आगे की तरफ ले जाने वाला ही है, ऊपर ही ले जाने वाला है। पर परिवर्तन है, परिवर्तन हमेशा थोड़ा दिक्कत देने वाला होता है। पृथ्वी लोक मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि हम कहीं ना कहीं बीच में हैं, हमसे खराब जगह भी हैं, नर्क जिसको हम बोल देते हैं, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, ऐसे करके, महातल, रसातल, ऐसे करके। और ऊपर उच्च लोक भी हैं, जो लोग बहुत संत होते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, या बहुत पितृलोक है ना, ऐसा आपने सुना होगा, पितृलोक, हमारे पूर्वज पितृ श्राप वगैरह, ये सब पितृलोक है, स्वलोक है, हिरण्य लोक है, जहाँ पर एनलाइटेंड बीइंग रहते हैं, ऐसे करके ना बहुत सारे लोक हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जनलोक है जहाँ पर डाइटीज़ रहती हैं, तपलोक में हमारे सप्त ऋषि रहते हैं, वैकुंठ तो है ही ऊपर, और सत्यलोक है ना, ऐसे करके ये लोक वगैरह हम, तो हम कहीं ना कहीं बीच में हैं, बीच में है। ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये मैं कह रहा हूँ कि जब पृथ्वी लोक भी जो है ना, जब इसकी कॉन्सियसनेस थोड़ा ऊपर जाती है तो युगों में परिवर्तन आता है। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, तो हम थोड़ा या तो द्वापर की तरफ जा रहे हैं या फिर हम कलयुग में ही थोड़े ऊपर जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म में विश्वास करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोगों की उन्नति होगी। और जो आप देख रहे हो कि बहुत लालच, लोभ, ये सब जो बढ़ रहा है, ये एक्चुअली बढ़ के ख़त्म होने की स्थिति में है। कुछ उल्टी सीधी चीज़ें होंगी और पाप का धीरे धीरे कम होगा। यहाँ पे जो इस तरह की नियम हैं, इस तरह के देश हैं, कंट्री हैं, संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, लोग भी हैं जो इस तरह के कामों में हैं, वो सब कम होने वाला है धीरे धीरे। इसका अर्थ ये भी है कि बीमारी वगैरह भी आ सकती हैं, भूकंप वगैरह भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे आर्मी वगैरह में लोग मर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। अब आपके लिए देखा जाए तो शनि राहु का योग ठीक ही हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं है। शनि बुध का भी आपका ठीक हो गया है ना।
सूर्य और राहु का इसका हमको ध्यान रखना है। पिता, गुरु, टीचर, इनकी इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इनके साथ रिश्तों को भी ध्यान रखना है, बॉस के साथ धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। शुक्र और बुध अपने आप में बहुत बढ़िया है आपके लिए। इसका रिजल्ट आपको 13 तारीख के बाद ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों जो है ना मार्गी हो जाएंगे। वो क्या रिजल्ट हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रेम के लिए अच्छा हो सकता है, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, और आपकी वाणी की वजह से आपको नेम फेम कुछ मिल सकता है, परिवार में कुछ अच्छा हो सकता है। पर साथ में चूंकि राहु का फ्लेवर भी है, हालांकि राहु इधर जा रहे हैं कुंभ की तरफ और बुध और शुक्र दूसरी तरफ जा रहे हैं, पर फिर भी कहीं रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रिश्तों को बना के रखें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, छोटी मोटी बातों के ऊपर ना किसी बात को लड़ाई झगड़े की तरफ ना ले जाएं, सबके प्रति मन में प्रेम रखें, कहीं ना कहीं समझदार रहें। पर अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हमारा शरीर नहीं जानता इस चीज़ को। वो इतना समझता है कि अगर गुस्सा होता है तो भैया गुस्सा होते ही आपके शरीर में नेगेटिव चीज़ें बनती हैं, नेगेटिव इमोशन होते हैं, नेगेटिव केमिकल बनते हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको डिजीज़ देते हैं। पर अगर आप प्रफुल्लित हो, हैप्पी हो, होपफुल हो, आपके शरीर को नहीं पता, मन को नहीं पता है, पर उसको इतना पता है कि अगर आप ऐसे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ठीक हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको हर तरह से आपकी हेल्प होगी। ऐसा ही हमारा शरीर है, ऐसा ही हमको बनाया गया है कि हम जब लोगों के फ़ायदे के बारे में सोच रहे होते हैं, आपस में मिल के आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अब आगे देखते हैं और कौन सा योग बन रहा है। विष योग, शनि और चंद्रमा का योग। ये थोड़ा सा है, शनि चंद्रमा का योग, मन में थोड़ा बहुत टेंशन रह सकता है, आपको थोड़ा सा ना धन से संबंधित मामले में ध्यान से रहना है। कोई ऐसी कोशिश कर सकता है या हो रही होगी कोशिश की कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। थोड़ा सा ना इसको बोलते हैं स्कैंडल, पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहने का ये महीना है, खास करके मैं कहूँगा 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद ग्रहों में काफ़ी अंतर आ रहा है, अक्षय तृतीया भी है 30 तारीख की, और कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। फिर 18 तारीख तक तो ये गुरु और राहु का परिवर्तन भी हो जाएगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है। इन राहु शनि का एक साथ रहना कोई बहुत बढ़िया हम नहीं कह सकते। खप्पर योग वो सभी के लिए है, जिसमें कहा ना राजाओं के ऊपर ही दिक्कत आने वाली है। चंद्रमा के साथ साथ, अब चंद्रमा तो एक ही दिन रहता है, उसको तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर मंगल जो है ना 3 तारीख को पंचम से छठे में आएंगे और नीच के हो रहे हैं छठे भाव में आकर, तो करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका जो स्टेटस है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो नाम है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई डिसफेम आपको कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, बहुत बढ़िया रहेगा इस महीने हनुमान जी की पूजा करना। और विष्णु सहस्त्र नाम को भी सुन सकते हैं, क्योंकि सारे ग्रह जो है ना गुरु की राशि में है। गुरु को विष्णु जी से जोड़ते हैं, गुरु को भगवान शिव से भी जोड़ते हैं, कि पहला जो ज्ञान जो दिया गया ना, जो सदगुरु पहले हुए, वो भगवान शिव ही हैं। तो उनकी पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। अब ये दसम भाव में मतलब दसम का मालिक छठे में नीच का हो रहा है, तो रोग ऋण शत्रु से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, सेवा वगैरह करना है। जो किसकी सेवा कर सकते हैं, माता की उम्र की स्त्रियां हैं, उनके साथ उनके लिए कोई हेल्प कर सकते हैं। साथ में गरीब लोगों की सेवा करना, किसी भी तरह से लोगों की हेल्प करना आपको मंगल के नीच होने को बचाएगा। ये करियर में किसी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दिखाएगा, जो हमेशा नेगेटिव होए ज़रूरी नहीं है, पर हाँ एफर्ट हार्डवर्क को बढ़ाने वाला हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये जो शुक्र है आपका, वो वक्री चल रहा है। इन सब के साथ में शुक्र आपका कौन से भाव का मालिक है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, तो इनसे संबंधित कोई काम है तो उसको थोड़ा डिले कर दें तो आपके लिए ठीक रहेगा। शादी विवाह के मामले में भी मैं यही कहूँगा कि देखो, आपका पहले से किससे रिश्ता है, दोस्ती है, वो तो ठीक है, पर नई चीज़ें अगर आपको बनानी है, थोड़ा इस महीने वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें, मई तक जाएं, कम से कम 30 अप्रैल के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। सास ससुर के साथ भी रिश्तों को आपको बना के रखना है। भाग्य भी उतना मतलब कहेंगे थोड़ा बहुत साथ देगा, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र आपके अच्छे हो रहे हैं, तो भाग्यवश कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जा सकती हैं। आपको कुछ नई चीज़ में नहीं घुसना है इस महीने कि भैया भाग्य साथ देगा तो अब 14 के बाद कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा 30 अप्रैल के बाद ही जो चल रहा है उसके लिए, जो प्रोसेस है उसमें तो आपको कुछ करना ही है ना, उसके लिए तो प्रयास करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर नई चीज़ें ना करें तो अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और अगर उनको
थोड़ा सा पीछे ले जाकर आप करते हैं तो किया जा सकता है। इस तरह का मतलब सही रहेगा उसको ज्योतिष के एडवाइस के अनुसार। बाकी आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपके चंद्रमा कैसे हैं, आपके शनि की स्थिति कैसी है, ये भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। मंगल यहाँ से आएंगे तो अपने हायर दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश से लाभ हो सकता है, खर्चा करा सकते हैं और जॉब के लिए कहीं यात्रा ट्रैवल करा सकते हैं, पर वो आपके लिए पॉजिटिव हो, अच्छी हो, इसकी संभावना है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर आएगी तो आपके मन में करियर, पद प्रतिष्ठा ये सब रह सकती है और जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, आराम से ईश्वर का नाम लेके सही तरीके से ध्यान से आराम से चीज़ों को करना है। करना जरूर है, टालना नहीं है, पर आराम से पूरा करके ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं करना है। इस तरह से कैसे जो चल रहा है उसको एकदम से, जो नया है कोई चीज़ है तो उसको टाल भी सकते हैं फिलहाल में 1 महीने के लिए। अब आ जाते हैं इस साल के त्योहारों के ऊपर। इस साल के मतलब एक तरह से नई साल शुरू हो रही है हिंदू वर्ष वाली, तो वो आपके लिए उसकी शुभकामनाएं हो। इस महीने के त्यौहार अगर हम देखते हैं तो 1 तारीख का 1 अप्रैल का बैंक की छुट्टी होती है। 6 तारीख को नौ दुर्गे जो चैत्र के नवरात्रे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका आखिरी दिन है, उनका प्राणा है। और 9 इसी दिन जो है ना रामनवमी है। 12 तारीख की हनुमान जयंती है, मतलब चैत्र पूर्णिमा है। हर बार चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती होती है। 14 तारीख को आपकी बैसाखी है और अंबेडकर जयंती है। 8 तारीख को कमादा एकादशी, 24 तारीख को वरुणोत्थनी एकादशी है। आप पाओगे कि जो पूर्णिमा होती है ना, इस दिन बहुत, या अमावस्या होती है, इस दिन बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं। इसीलिए बताया गया ना इन दिनों को महत्व क्यों है। आप अगर सारा डाटा कलेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो खास होता है। इसी तरह से एकादशी भी बहुत खास होती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 और 25 का प्रदोष व्रत है, 26 की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की संकष्टी है, 27 तारीख की अमावस्या है बैसाख की, और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो ये यहाँ पे आएंगे सूर्य 14 तारीख को, ये मेष संक्रांति है। तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, रिश्तों में थोड़ा बेटर लगेगा, गुरु टीचर्स के साथ रिश्तों को संभालेगा, यात्राएं वगैरह कराएगा जो आपके लिए पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी। तो थोड़ा सा 14 तारीख के बाद कुछ ना कुछ आप कहोगे पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ें बेहतर होंगी। साथ में शुक्र भी आपके 13 तारीख को, बुध आपके 7 तारीख को, फिर 30 तारीख के बाद अक्षय तृतीया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, और इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो मुझे विश्वास है आपको कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अंत तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।